नमस्कार मित्रों, लीगल एंड लॉजिकल विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। इस चैनल पर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर चर्चा करते हैं और विशेषकर उन निर्णयों की जिनके कि जनता से सरोकार होते हैं, जिनके दूरगामी परिणाम होते हैं और हमारे नागरिकों पर जिनका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसी संबंध में हमसे कुछ लोगों ने अनुरोध किया कि अभी सरकार ने जो 3 कानून बदले हैं पुराने कानूनों को, उनके संबंध में थोड़ी जानकारी दें। तो आज हमने इसी विषय को लिया है, उन तीनों कानूनों को जो अभी हमारी वर्तमान सरकार ने जिनको बदला है। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो हमारे जो तीनों कानून थे ये 1860 आईपीसी इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों की तीनों अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे थे। इनके लिए जो है कानून बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक समिति बनाई थी उस समय, और उसके जो अध्यक्ष थे वो मैकॉले थे, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। इन्होंने अपना पूरा ड्राफ्ट तैयार करके, ये चेयरमैन थे कमेटी के, इन्होंने ड्राफ्ट तैयार करके 1834 में दिया था और जो बाद में 1862 में जो है लागू हुआ। 1860 का कानून है ये, पुराना कानून। तो ऐसे लोग इसको काला कानून, अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून, इसीलिए इसको अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून कहते थे। हालांकि इसमें समय समय पर सरकार ने काफ़ी जोड़ा, लेकिन ये बदला नहीं गया। लोग इसको अभी भी जो है बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। लेकिन अभी अगस्त में सरकार ने इन 3 बिल ला करके इन तीनों कानूनों को नया नाम दे दिया है, बदल दिया है। अब जैसे इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसको उन्होंने भारतीय न्याय संहिता नाम दिया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन्होंने इसको नाम दिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट को इन्होंने कहा भारतीय साक्ष्य बिल। इस प्रकार से इन तीनों का नाम इन्होंने बदला है। इन कानूनों को लाने के लिए सरकार ने काफ़ी चिंतन, मनन और मंथन किया और इसके लिए उन्होंने काफ़ी लोगों से जो है वो सुझाव मांगे, काफ़ी लोगों से राय ली। अब इस परिप्रेक्ष्य में 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, 22 यूनिवर्सिटियों, 16 हाईकोर्टों, 142 सांसदों और 270 विधायकों से जो है उनके सुझाव लिए गए, इनसे चर्चा की। इसके अलावा भी तमाम प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों से भी चर्चा की और उनसे सुझाव लिए और उनको सबको इसमें सम्मिलित किया। और उसके बाद उन्होंने ये तीनों बिल लाए जो कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गए और हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून का रूप ले लेंगे। तो हमें इन कानूनों में हमारे लिए सरकार क्या लेकर के आई है, नागरिकों की सुविधा के लिए क्या लेकर के आई है, ये भी जानना जरूरी है। सरकार ने तो अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि नए बिल का उद्देश्य नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है और इसका मूल उद्देश्य सज़ा देना ना होकर के न्याय देना है। इसीलिए उन्होंने इंडियन पेनल कोड, जो भारतीय दंड संहिता था, उसका नाम भी भारतीय नागरिक न्याय संहिता बिल रखा है। तो सरकार ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया है कि उसका जो उद्देश्य है उसके मूल में उसके नागरिक हैं और उनकी सुरक्षा, संरक्षा, उनको न्याय देना ही उनका उत्तरदायित्व है। अब सरकार ने नागरिकों के लिए क्या किया है, इसके लिए जानने के लिए हमें इसके कुछ जो प्रावधान बदले गए हैं उसको भी देखना पड़ेगा। अब आईपीसी में, पहले वाले में आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में 511 जो है वो सेक्शन हुआ करते थे। अब जो नया न्याय संहिता बना है, भारतीय न्याय संहिता बना है, उसमें 356 सेक्शन है। पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें 167 थे सेक्शन, अब की बार उसमें 170 कर दिए गए, उसमें 3 जोड़ दिए गए। हालांकि इसमें तमाम सारे प्रावधान घटाए गए हैं और तमाम बढ़ाए गए हैं और तमाम सारे प्रावधानों को ख़त्म कर दिया गया है, तमाम को बदला गया है। अब इसके जो सकारात्मक चीज़ें हैं जो हमारे नागरिकों के लिए अच्छी हैं, उनको मैं आपके
लिए विचार विमर्श के लिए रखना चाहता हूँ कि सबसे पहला 0 FIR। ये बहुत बढ़िया जो है वो प्रावधान सरकार ने रखा है कि पहले जो है गांव की सीमा लग रही है, थाने की सीमा इस गांव तक लग रही है, इस चौकी की सीमा इस यहाँ तक लग रही है, या ये व्यक्ति जो है वो अपराध होने के बाद मजबूरी में वहाँ चला गया, दूसरे शहर में चला गया, तो उसकी FIR उसी थाने में होगी। ये सब झंझट हुआ करते थे, तो जिसकी वजह से लोगों को, नागरिकों को काफ़ी परेशानी होती थी। तो सरकार ने कहा है कि आप 0 FIR दर्ज करिए, नागरिक की जो भी शिकायत है उसको 0 FIR पर दर्ज करिए, और जिस संबंधित क्षेत्र का वो मामला हो उस संबंधित थाने को 15 दिन के अंदर आप भेज दें, जिससे वो वहाँ अपने यहाँ उसको नोट कर लेंगे और उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया प्रावधान किया है सरकार ने। दूसरा, उन्होंने कहा है कि ये जितनी भी FIR और डायरी लिखते थे पुलिस वाले, जो FIR होती है, FIR के बाद उसके ऊपर प्रगति की जो है वो डायरी बनती है, उस डायरी में लिखना पड़ता है। उसके बाद चार्जशीट होती है, चार्जशीट के बाद एविडेंस होते हैं। ये सारा की सारा डिजिटाइजेशन होना चाहिए कि कल की तारीख में मालूम पड़ा कि ये मुकदमा पुराना हो रहा है, तो पुराना हो रहा है तो बोले कागज़ नहीं मिल रहे हैं, इसके ये कागज़ खो गए, इसकी ये कागज़ खो गए। तो डिजिटाइजेशन हो जाने से ये सब जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी और न्यायालय को भी सुविधा होगी। तो न्याय की गति को त्वरित करने के लिए ये बहुत बढ़िया कदम है, ये डिजिटाइजेशन की, हर चीज़ का डिजिटाइजेशन उन्होंने कहा है कि ये हो जाए। तीसरी चीज़ उन्होंने कही है कि वीडियोग्राफी। अब वीडियोग्राफी 2 चीज़ों के लिए कही है। एक तो जब भी पुलिस कहीं छापा मारेगी, तलाशी लेगी या इसी तरीके के अपराध में अरेस्ट करने के लिए जाएगी, घर में जाएगी, तो उसकी वीडियोग्राफी होगी। तो कल की तारीख में ये वीडियोग्राफी जो है उससे ये नहीं हो जाएगा कि नहीं साहब इन्होंने, पुलिस ने जानबूझ के ये चीज़ रख दी, या मेरे घर में ये थी नहीं, ये कहाँ से आ गई मुझे नहीं मालूम। तो वीडियोग्राफी में सारी चीज़ होगी, ना पुलिस उसमें कुछ कर पाएगी और ना जो एक्यूज़ है, जो दोषी है, वो कुछ कर पाएगा। इसका सारा की सारा जो है मामला न्यायालय के सामने रखा जाएगा वीडियोग्राफी के थ्रू। तो उन्होंने एक जो संभावनाएं थी गलतियों की, या संभावनाएं थी उसको टोड़ा मोड़ा करके जो करने के लोग प्रवृत्ति रहती है लोगों के अंदर मैनिपुलेट करने की, वो लगभग समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने वीडियोग्राफी के लिए कहा है कि जो बलात्कार पीड़िता महिलाएं हैं उनके बयान वीडियोग्राफी द्वारा लिए जाएं, जिससे कल की तारीख में ये ना कह सके कि ना पुलिस वाले, मैं ये कह रही थी पुलिस वालों ने ये बयान नहीं लिया, मेरा ये कहने का था, पुलिस ने उसका गलत अर्थ लगाया। तो न्यायालय के लिए, न्यायालय सुविधा के लिए कि पीड़िता को किस किन चीज़ों से पीड़ा हुई और उसका जो बयान है कि किन किन लोगों का था कि कल की तारीख में समझौता करने के बाद वो छूट जाते थे लोग, बहुत से लोग पैसा दे करके वो कर लेते थे। तो वीडियोग्राफी में जो उसका बयान होगा वो बहुत बड़े दूरगामी परिणाम देने वाला होगा न्याय के लिए। इसके अतिरिक्त पुलिस की शिकायत जो भी दर्ज की जाए उसकी प्रगति जानने के लिए लोगों को बड़ी परेशानी हुआ करती थी कि साहब इसमें हमारी रिपोर्ट में क्या हुआ। वो कभी किसी से संपर्क करता था, कभी किसी से संपर्क करता था, कभी किसी अधिकारी से अपनी पहुंच लगवाता था। तो अब उन्होंने, सरकार ने कह दिया कि नहीं साहब 60 दिन के अंदर आपको मामले की प्रगति जो है वो शिकायतकर्ता को बतानी पड़ेगी, और इसके बाद एक अंतराल में आप जो है उसको मामले की प्रगति को बताते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सब काफ़ी मामलों में जो आपराधिक मामले होते हैं उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है, जो काफ़ी जघन्य होते हैं, या फिर ऑनलाइन वाले जो मामले होते हैं इनमें फॉरेंसिक रिपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। तो अब उन्होंने कहा है कि नहीं साहब फॉरेंसिक रिपोर्ट हर कीमत में जो है वो ली जाए। फॉरेंसिक रिपोर्ट कई तरीके की होती हैं, राइटिंग एक्सपर्ट भी फॉरेंसिक रिपोर्ट के दायरे में आते हैं, खून की जांच वगैरह भी फॉरेंसिक रिपोर्ट के दायरे में आती हैं, मृत्यु वगैरह के केस में जो है वो हड्डी से वो निकालना, खाल का वो देखना, मट्टी का देखना, और ऑनलाइन डिजिटेशन के भी हर एक के एक्सपर्ट का मतलब ये एक मिला जुला जो है वो फॉरेंसिक ऑफिसर जो होता है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट अपनी देता है कि इस तरीके से ये हुआ, जो आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तथ्यात्मक होती है
और जिस पे भी काफ़ी भरोसा किया जा सकता है कि अब ब्लड टेस्ट है तो ब्लड टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, मिट्टी में मिला है और कपड़ों से मिला है, बलात्कार हुआ है तो स्पर्म मिलेगा ही मिलेगा। तो ये फॉरेंसिक रिपोर्ट का उन्होंने कहा है कि नहीं, ये आवश्यक रूप से जो है अब फॉरेंसिक रिपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए उन्होंने 3 साल का समय दिया है। अब सरकार के पास इतने सारे फॉरेंसिक ऑफिसर तो है नहीं, तो इसके लिए अभी भी सरकार ने एक घोषणा भी की है कि वो एक यूनिवर्सिटी का निर्माण करने जा रही है, जो बहुत शीघ्र ही जो है इसी वर्ष निर्माण हो जाएगा, और जिसमें कि फॉरेंसिक पढ़ाई जो है विभिन्न विषयों की कराई जाएगी, और जिसमें एक फॉरेंसिक ऑफिसर को की डिग्री उसमें मिलेगी, और 3 साल के बाद इन्हीं लोगों को वो जो है अपने यहाँ नौकरी में रखेगी फॉरेंसिक ऑफिसर के तौर पर, और जिनसे कि रिपोर्ट दे करके न्याय की गति को बढ़ाया जा सके। तो ये हमारे बच्चों के लिए भी एक बहुत बढ़िया मौका मिलेगा ये फॉरेंसिक ऑफिसर बनने का, कि वो सरकारी नौकरी पा सकें, और नहीं पा सकें तो कम से कम पढ़ाई करके व्यक्तिगत रूप से भी फॉरेंसिक जो है वो रिपोर्ट ली जाती है। बहुत से व्यक्तिगत प्राइवेट वाले लोग भी लिया करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक यूनिवर्सिटी का कदम सरकार का इसके साथ साथ भी रहेगा। अब इस मामले में एक चीज़ और भी ये देखी गई है कि पुलिस जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो करने में देर करती है, तो उसका भी उन्होंने एक टाइम बांध दिया है कि नहीं साहब, आप जो है जो एफआईआर कब मिली, कब हुई, रिपोर्ट चार्जशीट आपको इतने दिन में देनी है, 60 दिन के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन ख़त्म कर देना है। तो ये भी एक उन्होंने पुलिस के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, एक तरीके से बंधन लगा दिया है कि पुलिस को 60 दिन में अपनी जांच करके देना है, 90 दिन में देना है। तो जो कुछ अपराध 60 दिन वाले, कुछ अपराध 90 दिन, तो उन्होंने कहा नहीं 90 दिन में आपको जो है वो चार्जशीट दाखिल कर देनी है। और यदि आप किसी कारण से 90 दिन में चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाते हैं तो आपको संबंधित न्यायालय से जाकर के फिर से अनुमति लेनी पड़ेगी कि साहब मेरी अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई है तो मुझे दे दीजिए। तो वो 90 दिन फिर कोर्ट दे सकता है। तो कुल 180 दिन का समय दिया गया। पहले क्या था कि बोले इन्वेस्टिगेशन सालों चल रही है, बोले साहब वो अधिकारी चला गया तो उसकी वजह से रुक गई, ये अधिकारी चला गया तो इसकी वजह से रुक गई। अब चूंकि एक प्रतिबंध आ गया, एक बंधन आ गया पुलिस के ऊपर कि नहीं, आपको 90 दिन के अंदर चार्जशीट देनी है, तो चार्जशीट देने के लिए फिर एक धीरे धीरे जोर बढ़ेगा। तो अभी शुरुआत है धीरे धीरे, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें ठीक होंगी और न्याय की प्रक्रिया बढ़ेगी। सरकारी अधिकारियों के लिए भी सरकार ने बहुत बढ़िया नियम बनाया है कि जो सरकारी अधिकारी होते थे जिनके खिलाफ जो है वो अपराध की रिपोर्टें आती थी, उनकी अनुमति नहीं दी जाती थी। उनके विभाग जो हैं उनके प्रभाव में आकर के, बड़े अधिकारियों के प्रभाव में आकर के मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देते थे। और जबकि वो एक नियम है कि नहीं, बड़े अधिकारियों के या सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जो भी मुकदमा चलेगा उसकी अनुमति ली जाएगी। तो उस पर भी सरकार ने एक बहुत बढ़िया नियम बना दिया है कि 120 दिन के अंदर यदि सरकार ने स्वयं अपने लिए बनाया है कि 120 दिन के अंदर यदि आप अनुमति या मना नहीं करते हैं तो वो अनुमति मान ली जाएगी। तो अब इससे क्या होगा कि गति जो है वो बढ़ जाएगी। नहीं तो पहले अधिकारियों के खिलाफ जो है वो सालों तक अनुमति ही नहीं आती थी मुकदमा चलने की, तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके अतिरिक्त सरकार ने एक बात और भी अपने विरोध में कही, अपने विरोध में कह लीजिए या उन्होंने नागरिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुए कि जो भी सरकार आती थी वो तमाम अपने लोगों को छोड़ दिया करती थी। जो मुकदमे होते थे पिछली सरकार के खिलाफ में, जो मुकदमे होते थे उसमें जो उनके अनुयायी होते थे या जो उनकी पार्टी के सदस्य होते थे उनको सबको सब जो छोड़ दिया करते थे, बोले कि मुकदमे वापस ले लिए गए। तो उनमें वो मुकदमे जो आपराधिक प्रकृति के हैं, तो उसमें बिना पीड़ित व्यक्ति के वक्तव्य के या बिना उसके स्टेटमेंट के अब सरकार नहीं छोड़ सकती। उस पर भी उन्होंने जो है वो प्रतिबंध लगा दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक प्रतिबंध और लगाया कि सरकार जो है सजाएं माफ़ कर देती थी तमाम स्टेट वाली कि इनका चाल चलन अच्छा है, इनका ये अच्छा है, ये करके। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं साहब, इसकी भी एक सीमा है। तो सरकार ने अपने ऊपर भी काफ़ी प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इसमें कई कमियां भी उन्होंने छोड़ी हैं। अब जैसे धारा जो 377 है, वो उस पर एक बड़ा अभी भी जो है वो चल रहा है कि नहीं साहब, 377 को जो है वो कहीं इसका उल्लेख ही नहीं है, क्योंकि उसको कोर्ट ने भी कहा था। और सेडिशन वाले जो राजद्रोह की धारा थी उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया है।
राजद्रोह की जो धारा से ख़त्म की है सरकार ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश थे, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, इस धारा को जो है एबियंस में रख देना चाहिए, या तो हटा देनी चाहिए या इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो वो 124 धारा जो थी आईपीसी की, वो पुराने आईपीसी में, उसमें ये था कि किसी भी सरकार को बदनाम करने की, उसके खिलाफ बोलने की, इस तरीके से की धारा थी, तो उसमें वो राजद्रोह का अपराध लगता। चूँकि वो पुराने काले कानून इसीलिए कहे जाते हैं कि तब अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो उनके खिलाफ जो भी बोलेगा या उनकी प्रतिष्ठा को जो भी हानि पहुँचाएगा या उनको जो भी बदनाम करने की कोशिश करेगा, उसको वो राजद्रोह मान लेते थे। लेकिन सरकार ने अब ये ख़त्म कर दिया। लेकिन उसकी जगह सरकार ने 150 धारा ला करके लगाई है। 150 जो धारा लगाई है संहिता की धारा, न्याय संहिता की, उसमें उन्होंने कहा है कि जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ कार्य करेगा, जो भारत के हित के खिलाफ कार्य करेगा, या जो ऐसे कार्यक्रम करेगा जो देश के हित में नहीं होंगे, उनके लिए उसने आपराधिक श्रेणी में लाया और उसके लिए तमाम प्रावधान और भी किए हैं। तो ये मोटा मोटा था जिसमें नागरिकों के लिए मैंने आपके समक्ष रखा। मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और मुझे अपनी सुझाव और आलोचनाएं अवश्य प्रेषित करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।